12वीं शताब्दी में तुर्की की सेना लीडेड बाय बख्तियार खिलजी वो डिस्ट्रॉय कर दिया इसको, नालंदा महाविहार। ये दोनों पैरेलल टाइम है, नालंदा और ये नालंदा यूनिवर्सिटी आज से 2600 साल पुराना है। भगवान बुद्ध और महावीर के समय के रहा है। तो जब भगवान बुद्ध का वो जो प्रभाव में आए, का नाम नालक हुआ करता था। नालक या और उसमें बड़ा सा आम्रवन मैंगो गार्डन हुआ करता था। उस समय ना तो यहाँ यूनिवर्सिटी थी और न कुछ और था। लेकिन 3rd सेंचुरी BC में जब राजा अशोक ने कलिंग पे विजय पाई ना, तो वो सबसे पहले एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाए और पढ़ाई करी, और 1 साल एज ए टीचर के रूप में भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। तो उसके बाद वो जब यहाँ से पढ़ाई करके गए लिखे, और वो बायोग्राफी 1861 में चीन के संघाई के नेशनल म्यूजियम में मिली 1861 में। और उसमें जब नालंदा महाविहार का जिक्र था, तब आर्कियोलॉजिस्ट लोग बेसिकली लॉर्ड कनिंघम ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये जो बड़ा सा टीला है यही नालंदा विश्वविद्यालय रहा होगा। तो उसके बाद 1915 से 1937 के दरमियान लगभग 22 साल लंबी खुदाई के बाद सारा कुछ जमीन से खोद करके निकाला गया। जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, तो खुदाई के बाद 11 बौद्ध मोनास्ट्रीज मिले हैं, जो विद्यार्थियों को रहने के लिए, पढ़ने के लिए हुआ करता था। बौद्ध मोनास्ट्री मतलब? बौद्ध मोनास्ट्री का मतलब एक दूसरे डिफरेंट शब्द का हम यूज करेंगे तो उसको मठ बोलेंगे, है ना। अच्छा। तो वैसे मठ में, यानी कि बौद्ध महाविहार में बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और अपने धर्म से जुड़ी हुई एक्टिविटीज उन लोग किया करते थे। इस समय कहने का मतलब बौद्ध का प्रचार प्रसार के लिए उन लोग का जो भी ये था, एक संघ चलता था, और वही धीरे धीरे एक विश्वविद्यालय का भी रूप ले लिया। तो अभी हम नालंदा महाविहार के परिसर में हम लोग हैं। ये सारे जो कमरे हम देख पा रहे हैं ना, वही विद्यार्थियों के रहने के लिए होती थी। एक कमरे में एक ही विद्यार्थी की रहने की व्यवस्था होती थी। तो ह्वेनसांग बताए हैं कि जब मैं नालंदा महाविहार में एक विद्यार्थी के रूप में था, तो नालंदा महाविहार का जो एरिया था काफी बड़ा था। वो उत्तर से दक्षिण 7 किलोमीटर इसकी लंबाई बताए हैं, और पूर्व से पश्चिम 5 किलोमीटर चौड़ाई। तो कहने का मतलब 35 वर्ग किलोमीटर में नालंदा महाविहार उस समय फैला हुआ था। लेकिन आज हमारे बीच सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब आप कह सकते हैं कि बाकी सब, तो जब इसका डिस्ट्रॉयड हुआ बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो उसके बाद हुआ क्या, इसके जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर थे उसको कोई केयर टेक करने वाला नहीं रहा। तो किसी भी चीज को वो बख्तियार खिलजी कब आया? लगभग 12वीं शताब्दी में 1193 में एग्जैक्ट टाइम इसको डिस्ट्रॉयड किया गया। तो उसके बाद ये चीजें नेचुरली वो स्वतः रह गई ऐसे ही। धीरे धीरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर डैमेज होते गए, बहुत पेड़ पौधे भी आ गए। लगभग 300-400 साल बाद इस पे नई नई पॉपुलेशन भी सेटल्ड हो गई। तो अभी इसके कैंपस के उस तरफ अगर जाएंगे या इधर भी, तो दोनों तरफ गांव बसे हुए हैं नालंदा के ऊपर। अगर वो सारे इलाके की खुदाई करवाई जाए ना, तो यही सारा पूरा स्ट्रक्चर जमीन से निकलेगा। तो जो खोद करके निकाला गया है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर ओनली है। और खुदाई का काम 1915 से 1937 के दरमियान ब्रिटिश रूलर में, और उसके बाद 1974 से 86 के तक हुआ। तो ये बहुत छोटे से पार्ट्स में हुई। बेसिकली इंग्लिश लोग ने इसकी खुदाई करवाई 1915 से 1937 के दरमियान। तो ये सारी चीजें खुदाई में ही मिली। वजह से उन लोग को ये हुई कि जिस रेशियो से बौद्ध धर्म का पूरे वर्ल्ड में विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो यही रेशियो अगर रहा तो एक दिन हमारी कौम खतरे में आ जाएगी। इसके वजह से उन्होंने डिस्ट्रॉयड इसका किया कि वैसे जगह को डिस्ट्रॉयड करो, तोड़ फोड़ दो जहाँ से ये सारे प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे हैं।
अच्छा, हम मतलब सुने हैं कि मतलब बख्तियार खिलजी यहाँ कुरान ढूंढने आया था, ऐसा कुछ है? नहीं, उसको मिला नहीं तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया। र्यूमर बातें हैं। और एक और बात है, मतलब वो सुने हैं कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था, तो मतलब उसको कोई बोला कि तुम वहाँ बिहार जाओ, नालंदा में, वहाँ तुमको मिलेंगे, वही उपचार करेंगे। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं आप, ये सब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजी नहीं है। तो ये सारी बातों पर मैं मुहर नहीं लगाता हूँ, हम लोग मुहर नहीं लगाते। ये सब नया यूट्यूब का उपज है ना। तो ये सब हम लोग वही बातें आपसे शेयर करेंगे जो पुरातत्व विभाग ने इसको खोज करके कार्बन डेटिंग के आधार पर समय निर्धारित किया है, जो चीजें तय करी है वही सारे। इसका बनावट देखिए, कोई पिलर गाटर का कुछ भी सपोर्ट इसमें नहीं है, नहीं ना है। 16वीं मतलब 1600 साल पुराना है ये, 16-5 शताब्दी की चीजें हैं। 1600 साल से ये खड़ा है और ये अन्न भंडार हुआ करता था। जब आप स्टोर रूम, तो यहाँ से जला हुआ चावल भी खुदाई में मिला और वो चावल अभी म्यूजियम में रखा हुआ है। कौन सा, पटना म्यूजियम में? नहीं, यहाँ अभी तो एक म्यूजियम है ना। इसके अपोजिट, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना कैंपस से, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक म्यूजियम है। तो वहाँ सारी चीजें, यहाँ से जो छोटी बड़ी मूर्तियां वगैरह, जला हुआ चावल, ये सब जो चीजें निकली है ना, यहाँ का नालंदा महाविहार का अपना जो सील हुआ करता था, मुहर या कुछ शिलालेख वगैरह, लिपि वगैरह, ये सब वहीं रखा हुआ है। तो ऐसे 2 कमरे हैं एक बगल में। तो यही 2 कमरे सिर्फ छत वाले मिले हैं, बाकी मैक्सिमम का छत डैमेज हो चुका। ये है क्या? भगवान बुद्ध के 2 शिष्य हुआ करते थे, मुख्य शिष्य तो ऐसे उनके 11 थे, लेकिन मुख्य शिष्य 2 थे। पहले सारिपुत्र और दूसरा महामोगलायन। तो सारिपुत्र इसी नालंदा के आसपास के रहने वाले थे, तो उनका जन्म स्थान यही नालंदा और निर्वाण स्थान भी नालंदा ही हुआ करता था। तो उनके निर्वाण के बाद, निर्वाण मीन समझ रहे हैं? हाँ, वो जो डेथ करते हैं ना, वही। तो बुद्धिज्म में निर्वाण, डेथ को निर्वाण शब्द दिया गया है, और भगवान बुद्ध के डेथ को महापरिनिर्वाण दिया गया है। क्योंकि महापरिनिर्वाण संसार में एक ही व्यक्ति ने किया है अभी तक, वो भगवान बुद्ध थे। अच्छा, तो ये जो जैन जो थे भगवान महावीर, वो भी तो शायद वो निर्वाण ही प्राप्त किए थे ना? निर्वाण किए ना, लेकिन वो महापरिनिर्वाण नहीं कहलाए। दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है। अब दोनों में अंतर वो किस बेसिस पे हिस्टोरियन लोग किए हैं, ये आज तक कंफर्म नहीं है। लेकिन जहाँ भी आप बुक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा, भगवान बुद्ध के बारे में महापरिनिर्वाण और महावीर के बारे में निर्वाण या मोक्ष। तो ये वही सारिपुत्र, भगवान बुद्ध के राइट हैंड जो जाने जाते थे सारिपुत्र, उनके डेथ में राजा अशोक ने सबसे पहले इस जगह पे एक स्तूप का निर्माण करवाया। क्योंकि बौद्ध धर्म में 2 ही चीजों की इम्पोर्टेंस होती है, स्तूप और चैत्य। चैत्य मतलब पूजा के स्थल को वो चैत्य बोला जाता है, जहाँ की मूर्ति वगैरह संरक्षित की जाती थी, जैसे हम लोग में मंदिर है। और स्तूप एक सिंबॉलिक चीजें होती थी, उसके नीचे अस्थि कलश को रख करके उस पर ये निर्माण किया जाता था। अस्थि कलश मतलब गौतम बुद्ध का? कहने का मतलब जिन किन्हीं की भी अस्थि कलश के ऊपर अगर हम बनाए तो वो उनका स्तूप कहलाया। अब जैसे राजगीर में जो शांति स्तूप है, शांति स्तूप है, वो भगवान बुद्ध के अस्थि कलश के ऊपर है। तो भगवान बुद्ध की अस्थि कलश को पूरे 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनके अस्थि कलश को ना 16 भागों में बांटा गया है। कुछ भाग कंबोडिया, जापान, ये सब फॉरेन में गया। एक भाग वैशाली में है, जो वैशाली का स्तूप बना हुआ है। एक राजगीर में है, एक हमारा पटना म्यूजियम में है। हाँ, बुद्धा म्यूजियम में है, वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से मांग किया जा रहा है कि उस स्तूप स्ट्रक्चर को यहाँ लाया जाए, लेकिन ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं, ये सब तो चलती रहेगी। तो ये देखिए 3 तरह की जो हम सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना? हाँ। तो पहली जो छोटी वाली सीढ़ी है वो गुप्त वंशीय राजा कुमार गुप्त के पीरियड की है। कुमार गुप्त ने उस स्तूप को उसी लेवल तक वो बनवाए थे जहाँ तक वो सीढ़ी जाती है। और चारों कॉर्नर पे ये पिलर नुमा, तो 2 इस तरफ बचा है, इस तरफ वाला ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं।
ये मिडिल वाली जो है ये टर्न होते हुए टॉप तक जाती है, और ये भी टॉप तक जाती थी जो अभी डैमेज पार्ट में है। तो गुप्त पीरियड, हर्ष पीरियड और पाल पीरियड 5वीं शताब्दी की चीज़ें, 7वीं शताब्दी की चीज़ें और 9वीं शताब्दी की चीज़ें, और ये 3 बार बना। इसकी प्रमाणिकता हम यहाँ देख पा रहे हैं। सब इसके ऊपर एक तांबे की भगवान बुद्ध की प्रतिमा होती थी, ब्लेसिंग पोज वाली, जो आशीर्वाद देने और पूजा पाठ के लिए यूज किया जाता था। तो ये अभी 2016 से यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अनाउंस किया। तो अभी हम लोग बिहार के दूसरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे खड़े हैं। पहला बोध गया और ये दूसरा नालंदा। अब आते हैं नालंदा का मतलब क्या होता है ना, हर एक नाम का मीनिंग होता है इस तरह से, उसी तरीके से नालंदा का भी मीनिंग है। नालम प्लस दा बराबर नालंदा, 2 शब्दों के मेल से बना हुआ एक शब्द है। नालंद ये संस्कृत वर्ड है, मीन्स लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर सिंबॉलिक है नॉलेज का, बौद्धिज्म में भी और जैनिज्म में भी। दा मीन्स टू डोनेट, दान करना। तो कहने का तात्पर्य यही होता है कि जो जगह ज्ञान रूपी दान को देता हो उसे हम नालंदा कहते हैं। तो ये सारे वही सब भोटिव स्तूपा जो हम बता रहे थे, वो तो सिंबॉलिक स्तूप, और ये भोटिव जिनकी विशेष पूरी हुई वो सब बनाने का काम। अच्छा, उन लोग का कोई ड्रेस का भी कोड होता था क्या? ड्रेस कोड होता था ना चीवर उसमें। देखते हैं बौद्ध भिक्षुओं को वो ऑरेंज कलर का जैसा कुछ पहने। अच्छा देखे हैं ना आप? हाँ, तो वही ड्रेस कोड उसमें था, चीवर। उसको चीवर बोलते हैं। तो आज भी चीवर वही लोग पहनते हैं जैसे जो ऑलरेडी डेडिकेटेड हो गए बुद्धिज्म में, जो शामिल हो गए। हाँ, जो शामिल नहीं, पूरे अपने आप को समर्पित कर दिया और उनको गृहस्थ जीवन से वो मुक्त होते हैं। उनको शादी नहीं करना, मॉडर्न लाइफ स्टाइल नहीं ये करना। लेकिन ऐसे जो फॉलोवर, जो अनुयायी लोग होते हैं, वो सब कुछ करते हैं, बौद्ध धर्म को सिर्फ मानते हैं। तो वो तो हम लोग में भी है। एक साधु होता है ना, जो साधु बन गया, घर बार से, परिवार से कोई लेना देना नहीं, तो उसी तरह के जो मॉन्क्स हुए वो बौद्धिज्म के साधु एक तरह से हुए। देखिए यहाँ भी है, बीच में स्तूप है, चारों तरफ प्लेटफॉर्म मेडिटेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए। तो वहाँ से वहाँ तक लास्ट 11 बौद्ध विहार, सारे एक लाइन में, इस लाइन में है ना, और सारे का जो निर्माण है एक ही तरीके से किया गया है। इस तरफ सारे बौद्ध मंदिर, ये भी मंदिर, ये भी मंदिर, आगे भी जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं वो भी मंदिर का ही स्ट्रक्चर। और ये सब जो बना हुआ है, ये सब, हाँ, ये सब वही प्लेटफॉर्म मेडिटेशन के लिए। ये देखिए स्तूप का हो गया। हाँ, ये तो स्तूप हो गया। अब ये सब वही मेडिटेशन प्लेटफॉर्म। अच्छा।